नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 2 महीने से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए पूरा सिस्टम में एक लंबा बांस किया जा रहा है और ये बांस करने का तरीका है सिस्टम और व्यवस्था को टाइट करने का। और टाइट करने के लिए इस विभाग को एक नया अपर सचिव दिया गया जिनका नाम था के पाठक। के पाठक अपने अतरंगी और हमेशा से ही एक अलग और स्ट्रिक्ट फैसले के लिए जाने जाते हैं। इसी के मद्देनज़र रखते हुए ऐसे ऐसे फरमान आ चुके हैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कि इसको देख के कभी गुरुजी लोगों का और कभी विद्यार्थियों का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। अभी एक नया मामला आया है बिहार के वैशाली जिले से महनार का, जहां पे निरीक्षण के लिए के पाठक के अफसर पहुंचते हैं और इन अफसरों पे बिहार के स्कूल के छात्र यानी कि बिहार के विद्यार्थी और बिहार के भविष्य से इन अफसरों पे हमला कर देते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पे ये वीडियो चल रहा होगा, जिसको देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसी स्थिति बन गई होगी और क्या वहाँ पे माहौल बन गया होगा। अब ये हमला करने वाले विद्यार्थियों का कहना है कि के पाठक ने ये तो फरमान दे दिया है कि स्कूल में आना जरूरी है और स्कूल में गुरुजनों का प्रेजेंट होना, उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और दंड के वो भागीदारी बनेंगे। लेकिन ये विद्यार्थियों का कहना है कि स्कूल में ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बैठने की जगह है, ना स्कूल में बेंच है, ना स्कूल में ब्लैक बोर्ड है, तो वहाँ आके क्या पार्टी करेंगे या पिकनिक मनाएंगे या फिर मिड डे मील का स्वाद चखेंगे? ये तो के पाठक ही बता सकते हैं। के पाठक से याद आता है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में आज एक बहुत बड़ा घटना हुआ, हादसा हो गया। 30 बच्चों से भरी हुई एक नाव नदी में पलट गई। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तरी बिहार में सारी नदियां खतरे के उफान पे हैं। हमेशा से ही ये नदियां दशकों अपने साथ उत्तरी बिहार के आम जनता और उनके घर परिवार और उनका भविष्य बहा के लेके चली जाती है। लेकिन इस पे ना हमारी सरकारें, ना नीतीश कुमार, ना केंद्र सरकार, ना बिहार सरकार, कोई सरकार नज़र नहीं डालती, ना इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढती है। बस उस पे एक मुआवजा दे देती है और ये मुआवजा बस वोट खरीदने के लिए होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो हादसा हुआ उसमें से 30 विद्यार्थी इस नाव में सवार थे और नाव पलटने से लापता हो गए, जिसमें 20 विद्यार्थियों को एनडीआरएफ की टीम ने निकाल लिया, लेकिन 10 विद्यार्थी अभी भी लापता हैं। इसके साथ मुजफ्फरपुर से एक और बड़ी खबर आती है कि मुजफ्फरपुर जिले से 4000 विद्यार्थियों का स्कूल से नाम हटा दिया गया। और नाम हटाने का कारण ये है कि 4000 विद्यार्थी बिहार सरकार के स्कूल में नाम और दाखिला ले चुके थे, लेकिन उस स्कूल में कभी वो प्रेजेंट नहीं होते थे, ना उपस्थित होते थे। ऐसा मैं आप लोगों को बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि बिहार में फेक एडमिशन के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला और घपला और गमन हो चुका है। उसी पे कार्रवाई करते हुए के पाठक का ये फरमान था, जिसके कारण 4000 बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया गया है बिहार सरकार के स्कूल से, वो भी मुजफ्फरपुर जिला में। इसके साथ ही मैं हमेशा से कहता हूं कि बिहार वो राज्य है जहां घोटाला का एक मोटा और चटक लाइन खींच देता है और पूरे देश के राज्यों से कहता है कि अगर है ताकत तो इससे मोटी और चटक लाइन खींच के बताएं। अभी एक मामला आया है भोजपुर के आरा से, और जो नया घोटाला है वो जदयू के बदौलत और जदयू के टिकट से एमएलसी हैं राधाचरण सेठ। ये आरा के हैं और ये 1971 में जलेबी बेचते थे आरा स्टेशन पे, और उन्होंने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली कि आईटी और ईडी को छापा मारना पड़ रहा है। करोड़ों की अचूक संपत्ति अर्जित करने वाले बिहार के तमाम जिलों में जमीन खरीदने वाले, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मुंबई, बेंगलुरु, झारखंड, देहरादून जैसे शहरों में जमीन और रिजॉर्ट, होटल, तमाम तरह की चीजें बनाने वाले राधाचरण सेठ
इतनी संपत्ति कैसे अर्जित कर लिया, ये तो राधाचरण सेठ ही बता सकते हैं। कहा जाता है कि बिहारी मिल के पास जो उनका होटल है, जो फार्म हाउस है, उसमें नोट गिनने की मशीनें पड़ी हुई हैं और ये जलेबी बेच रहे थे। 2015 में सबसे पहले आरजेडी के कोटे से ये एमएलसी बने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि आर राजग के कैंडिडेट हुलास पांडे को 329 वोटों से पराजित करे और पहली बार एमएलसी बने। उसके बाद जैसा कि आप सबको पता है कि नेताओं का चरित्र और ईमान और धर्म कुछ नहीं होता है। उसके बाद जब देखा कि आरजेडी डूब रही है या आरजेडी सत्ता से बाहर जा रही है, तो इन्होंने जदयू का दामन थाम लिया और 2022 में जदयू के सीट और जदयू के टिकट पर फिर से एक बार एमएलसी का चुनाव जीत जाते हैं और इस समय आरजेडी के उम्मीदवार अनिल सम्राट को हराते हैं। और हमेशा से ही जब चोर को पकड़ा जाता है तो कहता है कि मैं गुनाहगार नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, विपक्षियों का खेल है। वैसे ही राधाचरण सेठ भी कह रहे हैं कि ये मैं जो संपत्ति अर्जित की है वो ईमानदारी और मेहनत के बदौलत है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इनके बारे में जो जानकारी सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि बालू माफियाओं के साथ और भू माफियाओं के साथ इनका चोली दामन का रिश्ता है और इसी के बदौलत ये अचूक संपत्ति अर्जित की है इन्होंने। जो नीतीश कुमार अपने गले की नस फट ना जाए तब तक कहते हैं कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की नीति पे हमारी सरकार करती है, सरकार काम करती है। क्या ये राधाचरण सेठ के भ्रष्टाचार और अचूक संपत्ति और इतनी बेनामी संपत्ति अर्जित करने का रहस्य से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे, या फिर अभी बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने का एक नाकाम कोशिश करते फिरेंगे? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग बीजेपी को सत्ता में आने से रोक पाएंगे, क्योंकि अभी कुछ सालों से पहले ये सारे जितने धुर विरोधी थे, जितने भी इंडिया के गठबंधन में हैं, महागठबंधन में हैं, सब एक दूसरे के धुर विरोधी थे। और आज ऐसी क्या हसर और क्या स्थिति और क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि ये सब एक साथ हो गए। खैर, हम उस पर नहीं जाते कि बीजेपी को हराएंगे या कि बीजेपी को जिताएंगे, लेकिन इस बात पे तो अवश्य एक बार नीतीश कुमार से और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछना चाहूंगा कि जो हर साल उत्तरी बिहार के आम जनता और बिहारियों के सपने, घर, परिवार और भविष्य हर साल नदियां अपने आवेश में लेके और अपने अंदर दबा लेती हैं, विसर्जित कर लेती हैं, इसका निवारण होगा या फिर मुआवजा के नाम पर चंद पैसे पर उनकी बहुमूल्य कीमती वोट खरीद के राजनीतिक पार्टियां अपना भविष्य बनाती रहेंगी? अगर हो सके तो नीतीश कुमार और बिहार को तमाम राजनीतिक पार्टियां इस क्वेश्चन का आंसर देने का और इस बात का जवाब देने का कोशिश करें, अगर उनके अंदर क्षमता और इंसानियत और मानवता है तो। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अतुल्य लोकतंत्र को, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम और अतुल्य लोकतंत्र, तब तक के लिए नमस्कार।